नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एग्ज़ाम बूस्टर चैनल दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों, रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप लोगों की सेवा के लिए ही डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है। थोड़ा कल ईद की पर्व की वजह से, एक दो दिन की वजह से, तो धारा 144 मैंने आपको बताया ही था, शहर में लगा था तो आने जाने में कुछ पाबंदी थी, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डेड नहीं हो पाए थे। लेकिन आज फिर आपके सामने डेली वीडियो अपलोडेड होगा और आप हमारे साथ लगातार नॉन स्टॉप जुड़े रहिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये जो है, ये अभी हाल ही में जो करंट की मैं बात करूं तो एक आया था चक्रवात, खूब चर्चित था, जिसका नाम था अम्फान चक्रवात। ये अम्फान चक्रवात की ही मैं बात करूंगा कि चक्रवात होता क्या है, कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और जो अम्फान चक्रवात है इसकी शुरुआत, यानी कि ये जो अम्फान चक्रवात है ये कहाँ से आया है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, अम्फान चक्रवात की बात करूं, तो हाँ दोस्तों, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन और है। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम बूस्टर से टेलीग्राम में जाके आप एग्ज़ाम बूस्टर चैनल पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी सारे वीडियो आप अपलोडेड पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अम्फान चक्रवात की तरफ, जो कि चक्रवात का मौसम है। चक्रवात जानते ही हैं, जो चक्रवात है मई से, यानी कि मई जून जुलाई गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता ही है, चक्रवात आता ही है। अगर मैं चक्रवात की बात दोस्तों करूं तो चक्रवात होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि अगर एक शब्दों में अगर हम कह लें कि जो चक्रवात है वो समुद्री क्षेत्र में विकसित निम्न वायुदाब का केंद्र के सहारे, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र में विकसित होता है निम्न वायुदाब। जो समुद्री क्षेत्र होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर मैं समुद्री क्षेत्र की बात करूं तो समुद्री क्षेत्र में होता है क्या, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब, जो निम्न वायुदाब इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यानी कि इसको क्या है, निम्न वायुदाब। जो निम्न वायुदाब के केंद्र के सहारे वायु का जो चक्रीय प्रवाह होता है, यानी कि समुद्री क्षेत्र में निम्न वायुदाब के सहारे वायु का जो चक्रीय प्रवाह होता है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अगर फिर से शब्दों में अगर सुनना चाहें कि जो समुद्री क्षेत्र के, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, अपने आप आपकी चीजें याद हो जाएंगी। चक्रवात सबसे पहले कहते हैं किसको है, यानी कि समुद्री क्षेत्र के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में, निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में इसके सहारे जो चक्रीय प्रवाह होता है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चक्रवात है निम्न वायुदाब का क्षेत्र, यानी कि यहीं पर बनता है क्या, सेंटर पे लो प्रेशर और यहाँ पर बनता है क्या, हाई प्रेशर। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि बवंडर नाम सुने होंगे, गांव में लोग कहते हैं बवंडर, और इसी बवंडर को जो रूप है बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर, जिसको बोलते हैं क्या, चक्रवात। और जब बवंडर आता है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, जो बवंडर यानी कि जो अगर गांव में झगड़े की बात की जाए तो एक होता है गरम, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं चीज़ों की बात करूं तो जो गाँव में जो बवंडर आते हैं, जो झगड़े होते हैं, अगर मैं झगड़े की बात करूं तो एक होते हैं हाई प्रेशर के, होते हैं लो प्रेशर के। हाई प्रेशर और जब लो प्रेशर मिलते हैं तभी बनता है क्या, चक्रवात, तभी बनता है चक्रवात, यानी कि तभी होती है क्या, झगड़ा। यानी कि जो हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब और लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब, ध्यान से सुनते रहिए, देखिए चीज़ों कैसे समझ में आता है कि उच्च वायुदाब और जब निम्न वायुदाब जब आपस में उनका प्रवाह होता है, जब मिलते हैं दोस्तों, तो निर्माण होता है जो चक्रीय प्रवाह होता है इन दोनों का, तो बनता है क्या, चक्रवात बनता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चक्रवात जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं इस पर बात करता हूं। ये देखिए, अगर मैं चक्रवात की बात करूं दोस्तों, जो चक्रवात है एक होता है, इधर होता है क्या, नॉर्थ, और इधर होता है क्या, साउथ, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, यानी कि जो नॉर्थ की बात करूं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, ये जो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध, अगर नॉर्थ की मैं बात करूं, नॉर्थ में जो है, जो नॉर्थ में जो इसका प्रवाह होता है, ये कैसा होता है, हवा का जो प्रवाह होता है ये कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज, जानते होंगे। एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे चलती है, जो हवाएं चलेगी नॉर्थ में ये ऐसे चलेगी,
ठीक उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो यानी कि अगर मैं साउथ की बात करूं यानी कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो धारा यानी कि हवा का जो प्रभाव होता है ये कैसा होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। यानी कि कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इतना जानते रहिए कि जो उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं, उत्तरी गोलार्ध में जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो चलती हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों की तरह, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो धारा होता है, जो हवा का प्रभाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और जो अगर मैं साउथ की बात करूं यानी कि जो ये नॉर्थ हो गया, अगर मैं साउथ की बात करूं तो यहाँ चलता है कैसी धारा का प्रभाव होता है, यहाँ क्लॉकवाइज होता है। तो जो क्लॉकवाइज अगर मैं चक्रवात की बात करूं, जो चक्रवात होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में पहले समझ गए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो चक्रवात होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो चक्रवात होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मैं इसी पर विशेष चर्चा करूंगा। मैं अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करूं तो ध्यान से देखिए, जो चक्रवात है, अगर मैं चक्रवात की बात करूं यानी कि साइक्लोन की बात करूं, मैं अगर साइक्लोन की बात करूं चक्रवात की, तो ये दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। तो जो साइक्लोन होता है दो प्रकार का, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होता है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और जो दूसरा होता है ये कैसा होता है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी आपको दोनों बताते हैं, ध्यान से एक तरफ से चलते रहिए। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको हर समय हर एग्जाम में जानते होंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट को करेंट से अटैच करके पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के, इन्हीं दोनों पर मैं आपको बताता हूं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। अगर मैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करूं दोस्तों, तो ये गोलाकार, सबसे पहले जो इसकी आकृति होती है यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये गोलाकार और अंडाकार या वी आकार के होते हैं, वी आकार के होते हैं। तो जो वी आकार के होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वी आकार के होते हैं। और अगर बात करूं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, और इसमें कुछ खासियत की बात करूं, ये 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। 35 से 65 डिग्री मतलब यानी कि 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हो गया 35 और ये हो गया 65, इसी के बीच पाए जाते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना। तो ये हो गई शीतोष्ण कटिबंधीय की बात। मैं अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करूं, ये अभी हाल ही में खूब चर्चित है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यही आया था, यही किसका रूप है, ये अम्फान चक्रवात का। पूछ लेगा अम्फान चक्रवात जो है कैसा, किस क्षेत्र का, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, यानी किस क्षेत्र का ये जो चक्रवात था, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अगर मैं चर्चा करूं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। किसके किसके बीच दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी, एक हो गई क्या कर्क रेखा और दूसरी हो गई क्या मकर रेखा। ध्यान से समझते चलिए, एक हो गई क्या कर्क रेखा और दूसरी मकर रेखा।
और इन्हीं दोनों के बीच यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी कि इसके मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसी के बीच जो उत्पन्न होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न जो चक्रवात होता है इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसकी जो स्पीड की मैं बात करूं दोस्तों, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड 225 तक हो सकती है। 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, 280 तक भी जा सकती है, लेकिन हाईएस्ट 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यानी कि यहाँ पर स्पीड हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों अम्फान चक्रवात की, इसी पर मैं और विशेष चर्चा करने चल रहा हूँ। थोड़ा सा और चीजें आपको मैं समझाता हूँ कि चक्रवात आता कैसे है। थोड़ा सा इसको हटाते हैं। स्ट्रगल दोस्तों आपके लिए मैं करूंगा और सारा काम आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है, और मुझे बार बार नहीं बोलना है, न तो बोलूंगा मैं, ठीक है ना, केवल एक ही बार बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें बस, और मुझे ज़्यादा नहीं करना है। वो आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। लेकिन मैं बेहतर से बेहतर जो चीज़ें हैं आपके पास पहुँचनी चाहिए, उद्देश्य मेरा यही रहेगा और यही है भी, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बताने का प्रयास आपको करूँगा। और मैं अगर बात कर रहा हूँ चक्रवात की, चलिए अगर मैं चक्रवात की बात करूँ तो जो चक्रवात है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ मैं। ठीक, ये हो गई चक्रवात की पोजीशन। ये होता है यहाँ पर क्या? लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या? हाई प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, यानी कि निम्न वायुदाब इसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं क्या? उच्च वायुदाब। ये निम्न वायुदाब और ये उच्च वायुदाब, ये दोनों जब मेल करते हैं, चक्री प्रवाह होता है दोनों का, इसी से बनता है क्या? चक्रवात। चक्री प्रवाह मतलब यही है दोस्तों, ये आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यही बन रहा है दोस्तों। इसका जो चक्री प्रवाह हो रहा है, जो चक्री प्रवाह हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो चक्रवात का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर मैं चक्रवात की बात करूं, ये निम्न वायुदाब के केंद्र है। निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं सबसे पहली बात, यानी कि लो प्रेशर के ये केंद्र होते हैं। समुद्र से उठती है इसलिए लो प्रेशर होता है। निम्न वायुदाब होता है जो पृथ्वी पर आती है इधर साइड, तो बन जाता है क्या? उच्च वायुदाब, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये निम्न वायुदाब के केंद्र हैं। सबसे पहली बात क्या? ये किसके केंद्र है? निम्न वायुदाब के केंद्र हैं, जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब, जब वायुदाब बढ़ता है, वायु प्रेशर बढ़ता है दोस्तों, तो जो वायु प्रेशर जब बढ़ता है, वायु प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होती है? इसमें एक समदाब रेखाएं होती हैं। जो समदाब रेखाएं होती हैं तो ये वाताग्र का निर्माण करती हैं। अगर मैं बात करूं समदाब रेखाओं के बाद, तो जो चक्रवात की प्रथम अवस्था होती है, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, जो चक्रवात की प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, चक्रवात सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? जो अभी हाल ही में आया है चक्रवात, कौन सा? अम्फान। मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि अम्फान चक्रवात के फर्स्ट स्टेज क्या है। तो जो अम्फान चक्रवात की फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं, जो प्रथम अवस्था थी, प्रथम अवस्था की मैं बात करूं, प्रथम अवस्था में गर्म तथा ठंडी हवा, आपको बता रहे हैं ना, जो फर्स्ट स्टेज शुरू होती है चक्रवात की, गर्म तथा ठंडी हवा एक दूसरे के समांतर चलती है। एक दूसरे की क्या चलती है? गर्म तथा ठंडी हवा क्या करती हैं? एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तथा वाताग्र स्थिर होता है। जो वाताग्र होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, गर्म तथा ठंडी हवाएं, गर्म तथा ठंडी हवाएं क्या करती हैं? एक दूसरे के समानांतर चलती हैं।
एक दूसरे की समानांतर चलती हैं। तो गर्म तथा ठंडी हवाएं जो है एक दूसरे की क्या चलती हैं, समानांतर चलती हैं। समानांतर चलने के साथ क्या होता है, तथा वाताग्र यहाँ पर स्थिर होता है। आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे पता है, और मैं उस पर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिमाग की क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, और यही दिमाग को जो पढ़ रहा हूँ आपको, और वही एग्जाम में क्या होगा, आएगा। तो जो वाताग्र है, यही दिमाग में आ रहा होगा कि वाताग्र होता क्या है। मैं आपको वाताग्र ही बताता हूं कि वाताग्र है क्या, ठीक है ना। थोड़ा इस लेक्चर को ध्यान सुनिएगा कि जो वाताग्र होता है, ये वाताग्र एक ढलुआ सीमा होता है। क्या होता है, एक ढलुआ सीमा होता है, जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। तो जो विपरीत स्वभाव वाली, यानी कि दो विपरीत स्वभाव वाली, एक गर्म और एक ठंडी, जो विपरीत स्वभाव वाली जो मिलती हवाएं, दो वायु राशियां मिलती हैं, यह उन दोनों राशियों के बीच, यानी कि इन दोनों राशियों के बीच जो है उत्पन्न होता है, यानी कि इनके बीच 5 से 80 किलोमीटर चौड़ी, यानी कि इन दोनों के बीच कितना, 5 से 80 किलोमीटर चौड़ी क्या बनती है दोस्तों, एक संक्रमण प्रदेश बनता है। 5 से 80 किलोमीटर के बीच क्या बनती है, एक संक्रमण प्रदेश बनता है, यानी कि जो विपरीत हवाएं चल रही हैं दो समानांतर, तो जो ये 5 से 80 किलोमीटर के बीच जो संक्रमण प्रदेश बनता है, इसी संक्रमण प्रदेश को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि वाताग्र कहते किसको है। तो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट यानी कि प्रथम अवस्था में क्या होती है, गर्म तथा ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, और वाताग्र क्या होता है, स्थिर होता है। और मैं दूसरे स्टेज की बात करूं, जो दूसरा स्टेज होता है, दूसरी अवस्थाओं में दोनों हवाएं एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं। जब दूसरी अवस्थाएं होती हैं, जब दूसरा स्टेज आता है, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एक दूसरे में प्रविष्ट होने का दोस्तों प्रयास करती हैं, और एवं लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। ये एक दूसरे की, यानी कि एक दूसरे में, यानी कि ठंडी और गर्म हवा जब मिलने का प्रयास करेंगे, तो लहरनुमा वाताग्र का दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। और ये तीसरी अवस्था की मैं बात करूं, जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था क्या होती है कि तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। जब सेकंड स्टेप की बात करो, यानी कि सेकंड स्टेज की दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, हवाएं एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं एवं लहरनुमा वाताग्र का निर्माण करती हैं। ये हो गई दूसरी स्टेज। और इसी पर अगर मैं तीसरी स्टेज की बात करूं, जो तीसरी अवस्था प्राप्त होती है, जब लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है, तो फिर क्या होता है, जो तीसरी अवस्था होती है, जो तीसरी अवस्था होती है, किसका निर्माण करती है, ये चक्रवात का रूप प्राप्त कर लेती है, ये तीसरी अवस्था में। इसके बाद जब चक्रवात का रूप प्राप्त कर लिया, जो अम्फान चक्रवात आया है, ये चक्रवात का रूप दोस्तों कैसे प्राप्त कर लिया, आपको धीरे धीरे पता चल ही गया कि जब चक्रवात का रूप प्राप्त कर लिया, चक्रवात का रूप प्राप्त करने के बाद जो चौथी अवस्था है, इस चौथी अवस्था में शीत ऋतु में, यानी कि इस चौथी अवस्था की बात करूं तो सॉरी, अगर मैं चौथी अवस्था की बात करूं, फोर्थ स्टेज की बात करूं, चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने का क्या होता है, आगे बढ़ने के कारण जो उष्ण वाताग्र होता है वो कमजोर पड़ जाता है। जो चौथी अवस्था होती है, फोर्थ स्टेज होता है, देखिए जो आया चक्रवात ना, आने के बाद अब जाएगा भी, ठीक, अब चक्रवात आ गया, तीसरी अवस्था में चक्रवात क्या हो गया, आ गया। अब जब चौथी अवस्था आने लगी, इस चौथी अवस्था में क्या होता है, जो शीत वाताग्र होता है, यानी कि लो प्रेशर, यानी कि जो लो प्रेशर होता है, शीत वाताग्र होता है, शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने का कारण जो उष्ण वित्तांश होता है, गर्मी होती है, गर्मी यानी उष्ण वित्तांश जो होता है, उष्ण वित्तांश क्या होने लगता है, वो संकुचित होने लगता है, कम होने लगता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है ना। ये चौथी अवस्था होती है। इसके बाद आती है क्या, पांचवी अवस्था। तो जो पांचवी अवस्था आती है, पांचवी अवस्था में क्या होती है, चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। जो चक्रवात का अवसान कब प्रारंभ हो जाता है, जब चौथी अवस्था आती है। चौथी अवस्था में मैंने आपको क्या बताया कि जो चौथी अवस्था है उसमें क्या है कि जो शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो शीत वाताग्र है वो क्या कर रहा है, तेजी से
आगे बढ़ रहा है और क्या होता है, जो शीत ध्रुवाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण जो उष्ण वृत्तांश है, उष्ण वृत्तांश क्या हो रहा है, वो संकुचित हो रहा है, जो गर्मी है वो कम हो रही है। और पांचवी अवस्था में क्या होता है कि जो चक्रवात है, चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है और चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाने के बाद जो छठवीं अवस्था होती है, इस छठवीं अवस्था की मैं बात करूं, जो छठी अवस्था है उस छठवीं अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था, अगर मैं छठवीं अवस्था की बात करूं, छठी अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था की बात करूं, इस अंतिम अवस्था में उष्ण वृत्तांश विलीन हो जाता है। जो छठवीं अवस्था होती है, मैं अगर छठवीं अवस्था की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जो उष्ण वृत्तांश होता है वो विलीन हो जाता है। उष्ण वृत्तांश की मैं बात करूं तो क्या हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, यानी कि जो चौथी उष्ण छठी अवस्था की मैं बात कर रहा था, तो जो उष्ण वृत्तांश होता है ये दोस्तों क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। पांचवी अवस्था के बाद जो छठवीं अवस्था आती है, इसमें जो उष्ण वृत्तांश है वो क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। और क्या हो जाता है दोस्तों, विलीन हो जाने के बाद चक्रवात का अंत हो जाता है। ये हुई चक्रवात की बात। तो जो अभी हाल ही में मैं बात करूं कि जो अम्फान चक्रवात चर्चा में क्यों है, मैं इसी पर चर्चा करूंगा। अभी तो मैं आपको चक्रवात के बारे में बता रहा था कि चक्रवात आता कैसे है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चक्रवात यानी कि जो साइक्लोन है वो कहां पर आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ये सब आपको बता ही दिए हैं। अब चलते हैं अम्फान चक्रवात की तरफ, जिसका आपको यानी कि इंतजार है और एग्जाम में करंट में वो पूछेगा जरूर। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों जानते रहिएगा कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उससे जरूर पूछा है क्वेश्चन। मैं इस पर और मैं विशेष चर्चा करने चल रहा हूं कि अम्फान चक्रवात के बारे में आपको बताने करंट में। चलो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको क्या कीजिए, ये वीडियो कुछ आप लोगों के लिए जो विशेष बना रहा हूँ, तो अभी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो आपका एक सहयोग ही है और सहयोग ही मुझे चाहिए कि लोगों तक मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, यानी कि जो मेरा स्ट्रगल है, वो जो संघर्ष है आपके लिए, जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए, मेरी यही उम्मीद है। और मैं इसी उम्मीद के साथ एक वीडियो डेली बनाता हूं कि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होगी और जल्दी से जल्दी आप क्या होंगे दोस्तों, सफल होंगे। उम्मीद मेरी यही है। और आप ये करंट पढ़ ही रहे दोस्तों, आप परेशान न होइए, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट के साथ साथ मैं आपको करंट पढ़ाने के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये दोनों और प्लस क्या बोलते हैं आपको टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है और जो वैकेंसी आ रही है लेखपाल की अभी 5500 पोस्ट, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स होंगे दोस्तों इस हमारे एग्जाम बूस्टर चैनल पे आपको मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि चीज़ें हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करिए और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो शेयर करने से ही दोस्तों क्या होता है कि जब चीज़ें मार्केट में आप लोगों के पास पहुँचेंगी दोस्तों, जब आप लोगों के पास पहुंचेगी, रिस्पांस हमको मिलेगा दोस्तों, और से ज़्यादा मैं बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, समय कम है और आपको बताना बहुत ज़्यादा है। और मैं अम्फान चक्रवात की बात करूं दोस्तों, ये जो अम्फान चक्रवात है, मैं अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले जानते हैं कि अम्फान चक्रवात की जो नाम रखा जाता है, लोग कहते हैं कि अम्फान चक्रवात का नाम जो है कितने देश मिलकर कहते हैं, कैसे रखते हैं इसके नाम। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो अम्फान चक्रवात की अगर मैं नाम की बात करूं, यानी कि चक्रवात के नाम की बात करूं, सबसे पहले इसको जानते हैं। चक्रवात के अगर मैं नाम की बात करूं तो जो चक्रवात के नाम जो है हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश मिलकर करते हैं। किसके क्षेत्र के, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश मिलकर करते हैं। जो 8 देश हैं वो कौन कौन सा है,
वो 8 देश, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, यानी कि 8 देश इस क्षेत्र के हिंद महासागर, हिंद महासागर के कितने देश? 8 देश। तो जो 8 देश हैं, पूछ लेगा कि जो तूफानों का नामकरण किया जाता है वो कितने देश मिलकर करता है। अगर तूफानों के नामकरण की दोस्तों बात की जाए तो तूफानों का नामकरण जो है किया जाता है हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले बांग्लादेश कौन कौन सा है, मैं यहाँ बता दे रहा हूं कौन सा है। बांग्लादेश, भारत, ठीक, उसके बाद कौन सा? म्यांमार। पहला कौन सा है? बांग्लादेश, दूसरा भारत और तीसरा क्या है? म्यांमार है। उसके बाद क्या है? मालदीव, मालदीव। उसके बाद क्या है? ओमान, ओमान के बाद क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या है? थाईलैंड, पाकिस्तान के बाद क्या है? थाईलैंड। कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और एक और बचा है जिसका नाम है क्या? श्रीलंका। कौन? कितना? श्रीलंका। तो ये कितने देश हो गए दोस्तों? 8 देश मिलकर क्या करते हैं, यानी कि हर बार हर देश अलग अलग नामकरण करता है। इस नामकरण की एक सूची बनाई जाती है, उसी सूची में से जो देश हैं वो क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, तूफानों का नाम रखते हैं। अगर मैं तूफानों का नाम रखने का दोस्तों उद्देश्य यही है, अगर इस तूफानों का अगर नाम रख देंगे तो दोस्तों अलर्ट किया जा सकता है कि ये तूफान इस कैटेगरी का आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से हमको हमसे इससे जो चक्रवात तूफान है इससे क्या दोस्तों बचा सकता है। इसीलिए तूफानों का नामकरण किया जाए सुरक्षा के उपाय के लिए, सुरक्षा के लिए ही। तो इस बार जो अम्फान चक्रवात का नाम रखा है ये इस बार किस देश ने रखा है? थाईलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बार जो अम्फान चक्रवात का जो नाम रखा है वो किसने रखा है दोस्तों? ये थाईलैंड ने इस बार नाम रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं जो अम्फान चक्रवात है, अगर मैं अम्फान चक्रवात की बात करूं तो जो ये शक्तिशाली जो चक्रवात आया था इसके पहले एक बार और आया था, और घटना है, बहुत पहले की घटना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, कांडला जानते होंगे आप, कांडला नाम सुने होंगे। तो कांडला में आए चक्रवात जो कांडला में आया था, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। कांडला में एक चक्रवात आया था, उसी का रूप ये था अम्फान चक्रवात। कांडला में जो चक्रवात आया था 1999 में, उड़ीसा के चक्रवातों को, उड़ीसा के बाद कांडला में, उसके बाद उड़ीसा में जो है 1999 में जो चक्रवात को देखा गया है। और उड़ीसा में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो उड़ीसा में आया था चक्रवात जिसका नाम था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान से सुनिए, क्या है ये? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करूं तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसको किसका दर्जा दिया गया है? सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैसा दर्जा दिया गया है? ये सुपर साइक्लोन का दोस्तों दर्जा दिया गया है। सुपर साइक्लोन के बाद अगर मैं बात करूं कि क्योंकि जो है सुपर साइक्लोन का दर्जा क्यों दिया गया, इसको जानते हैं। ये जो अम्फान चक्रवात है, इसको सुपर साइक्लोन का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब के अंतर 40 से 55 यानी कि 40 से 55 MB तक था, एवं पवन गति कितने किलोमीटर थी? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी इसकी स्पीड, इसलिए इसको सुपर साइक्लोन कहा गया। मैं फिर से बताता हूं सुपर साइक्लोन क्यों कहा गया, क्योंकि चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब, मैं लिख देता हूं यहां पर सुपर साइक्लोन क्यों कहा गया। ये आपको मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, पीसीएस में, कि जो
सुपर साइक्लोन चक्रवात क्यों कहा गया, जो अम्फान चक्रवात है, इसको मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप मुझसे हमेशा जुड़े रहिए, लिखते भी रहिए। आपका चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आप प्री कमेंट्स मेरे साथ आप तैयारी करते रहिए। देखिए आपका क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं। और मैं अगर ये सुपर साइक्लोन की बात करता हूं तो सुपर साइक्लोन कहते किसको है? जो सुपर साइक्लोन होता है ये चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब के अंतर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब के अंतर, चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब के अंतर 40 से 55 एमबी तक था। कितना? 40 से 55 एमबी तक था, जो आया था उड़ीसा में 1999 की अगर मैं बात करूं। वो सुपर साइक्लोन का दर्जा क्यों दिया गया था? तो सुपर साइक्लोन का दर्जा इसलिए क्योंकि चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब का जो अंतर था ये 40 से 55 एमबी तक था, एवं पवन गति इसकी कितनी थी? एवं पवन गति जो है कितनी थी? 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी इसकी, यानी कि पवन गति, ये हवाएं चल रही थी, चक्रवात चल रहा था। 225 किलोमीटर दोस्तों बहुत होता है। तो वर्तमान समय में, अगर वर्तमान समय की बात करूं, सुपर साइक्लोन आपको समझ में आ गया। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो वर्तमान समय में 48 घंटे पहले इसकी सूचना दी जा रही है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल रहे हैं और जो टीमें लग रही हैं एनडीआरएफ की आपको बचाने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें इस पर कदम उठा रही है, हर सरकार इससे बचाव कर ले रहा है, तो नुकसान जिससे दोस्तों कम हो पा रहा है। नहीं तो अगर यही पता न चले तो मछुआरे पता नहीं, अगर ये हमको ये जानकारी 48 घंटे पहले ना हो, कोई जानकारी ना हो, तो पता नहीं कितने मछुआरे की दोस्तों जान चली जाए, समुद्र के किनारे जितने भी बसे हैं बेचारे वो चले जाएं। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे मौसम विभाग ने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी विकसित किया है। तो 48 घंटे के, यानी कि 48 घंटे के पहले आपको पता चल जाएगा कि तूफान आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो जो अम्फान नाम दिया गया है दोस्तों, थाईलैंड द्वारा रखा गया है। तो अम्फान चक्रवात की अगर मैं बात करूं, अम्फान चक्रवात इस साल का पहला चक्रवात तूफानी था, यानी कि चक्रवाती तूफान था, सॉरी, कि जो अम्फान चक्रवात है इस साल का 2020 का, आप 2020 में जान रहे हैं बहुत डेंजरस 2020 है। जल्दी से जल्दी ये 2020 निकले, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत घातक 2020 है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 जानते ही हैं, कोरोना ने ऐसा प्रकोप छाया कि 2020 पूरा निगल गया है। 6 महीने ऐसे बीत गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और इसी के साथ साथ अभी अम्फान चक्रवात भी आ गया। अम्फान चक्रवात जो है ये भी आपको प्रभावित कर सकता है दोस्तों, ये भी प्रभावित किया है 2020 में। तो दोस्तों 2020 डेंजरस है, इसलिए थोड़ा सा बच के आराम से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे आप पढ़ते रहिए। और लगातार नॉन स्टॉप इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिए। तो इसीलिए जब आपका दोस्तों कमेंट आता है हमारे पास तो हमको लगता है कि हाँ, कि कुछ मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। आपके रिस्पांस ही हमको बढ़ाने का, यानी कि प्रोत्साहन देता है, उत्साह देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को कर सकूं और बेहतर बता सकूं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में जो अम्फान चक्रवात की जो स्पीड थी, जो तटीय क्षेत्र थे, जो इसकी अम्फान की जो स्पीड थी वो 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। और कोलकाता में जो चक्रवाती तूफान था वो 115 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, बल्कि दर्ज किया गया था, इसका रिकॉर्ड किया गया था। इस दशक का यानी कि 10 साल बाद इस दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात था, जिसका नाम था क्या? अम्फान चक्रवात। और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात है, इसकी जो अम्फान चक्रवात की बात की गई, इसकी जो स्पीड मापी गई है, इसकी स्पीड कितनी थी? 190। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं अम्फान चक्रवात की जो स्पीड है कितनी? 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी क्या? चक्रवात अम्फान
जिससे यानी कि स्पीड भी आपसे पूछ सकता है। तो कहाँ पर ये, उड़ीसा, जानते रहिए दोस्तों, ये उड़ीसा के तट पर ही आया था। उड़ीसा, और उड़ीसा यानी कि बंगाल की खाड़ी, जानते होंगे बंगाल की खाड़ी से ये जो अम्फान चक्रवात है इसकी शुरुआत हुई। हमेशा जो चक्रवात शुरुआत होती है दोस्तों, अगर मैं चक्रवात की बात करूँ तो दोस्तों आप थोड़ा सा जानते रहिए, अगर मैं इंडिया की मैप की बात करूँ, यहाँ पर होता है, यहाँ पर है क्या, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, और यहाँ पर है क्या, अरब सागर। तो हमेशा इस तरफ से या तो आता है चक्रवात या तो इस तरफ चक्रवात आता है। तो इस बार जो चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर गया है वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता में भी, यानी कि बंगाल खाड़ी से उठा उड़ीसा आंध्र प्रदेश होते हुए इधर यानी कि यहाँ पर कोलकाता के पास गया और धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। ये हो गई इसकी अम्फान की स्पीड। और उम्मीद है ये आपको जो वीडियो है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, उम्मीद है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक लेके और डेली। और दोस्तों ये जो आपकी ये जो वीडियो है, आपके लिए जो स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, इसका दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, उम्मीद यही है आपसे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस यानी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर। और इस नए टॉपिक को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपका नया टॉपिक होगा। जो लोग बोलते हैं दोस्तों ओजोन परत लोग सुनते हैं ना, ओजोन परत है क्या, तो खूब चर्चा में है कि जो लॉकडाउन था ओजोन परत, लॉकडाउन की वजह से ओजोन परत जो है वो क्या हो गया, यानी कि बंद हो गया है। ओजोन छिद्र सॉरी, जो ओजोन छिद्र है वो क्या हो गया है, वो बंद हो गया है। मैं इसी पर मैं चर्चा करूंगा कि ये जो है आपकी अहम है कि जो ओजोन छिद्र है वो लॉकडाउन की वजह से नहीं बंद हुआ है। और इसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस चैनल पर, एग्जाम बूस्टर चैनल पर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।